स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले। कोई आ रहा है क्या? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करोगे पहले, फिर हेल्प मिलेगी। मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। यार, ये क्या हुआ? हाँ, ये वो 17 मिनट्स में जो आया है क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्राई करो आप लोग। ये 2017 में आया है। क्वेश्चन क्लियर आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पहले ये ट्राई करते हैं। ये कुछ आए हुए क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। और खुद ट्राई करना है, हमें हेल्प नहीं लेनी है, खुद ट्राई करना है। ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन है, फंक्शन ऑफ टाइम, मास गिवन है, और फर्स्ट सेकंड में कितना वर्क डन किया इस फोर्स ने, ये फाइंड करना है हमें। डन सर। हाँ, गुड। औरों को भी। सर डन। हाँ, सबका हो गया। तो क्या ऑप्शन है, क्या आंसर आ रहा है? सर 18 जूल। कितना ये? 4.5। हाँ, 4.5 ये आंसर है। ये आ रहा है सबका 4.5? कुछ अलग बता रहे थे अभी तो। 3 आ रहा था, 1 मिनट सर देखता हूँ। हाँ, चेक करो। 4.5 जूल आना चाहिए। यस सर। पहले हमने 1 सेकंड के लिए फोर्स और उसका सर हमने इसको ये एम एक्सेलरेशन हमारा 6 हवा आवाज नहीं आ है। रही, कौन बता रहे हैं? अब वो बता रहे हैं। तुम्हारा तो आंसर आ यस गया ना सर अभी। तो बता अभी रहा मैंने था। अभी मैंने पूछा ही नहीं, जिसका नहीं आ रहा उस वो बताएगा मुझे उसने क्या मिस्टेक सर की गलत है मेरा। है। लेस सर आवाज नहीं आपकी आ रही स्क्रीन साहब। विजिबल नहीं है। स्क्रीन एकदम क्लियर आ रही है, और स्टूडेंट से पूछो एकदम। विजिबल है सर। हाँ, विजिबल है, औरों से पूछो, एकदम विजिबल दिख रही है स्क्रीन।
आंसर गलत आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 18 जूल आ रहा है। अच्छा बताओ, मैं अब बताओ मेथड क्या, कैसे किया? फर्स्ट सेकंड का पूछा है तो हम सर टी की जगह 1 रख देंगे तो फोर्स 6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक। और सर उसके बाद इसको एम ए की मास 1 है तो फिर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नहीं नहीं, यही गलत हो गया, इसलिए कि ये वेरिएबल फोर्स है ना, इस अच्छा। ये तो 1 सेकंड पे ये फोर्स हुई, वेरिएबल फोर्स है। तो अच्छा। आप इससे इम्पल्स निकालोगे, एफ डी टी, ये इम्पल्स आएगा, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, और वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यानी यस सर। ये इससे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम वही फाइनल मोमेंटम होगा। टाइम 0 से 1 रखोगे, 1 0 से 1, जब मोमेंटम आ जाएगा तो p² बाई 2 है, मुझसे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही वर्क डन होगा। ठीक है, यस सर। सर अब ये आया करोगे। कैसे, एक बार दोबारा बता दीजिए, सर समझ में नहीं फिर से आया। बता रहा हूँ, ये इम्पल्स आपने पढ़ा था, एफ डी टी करते हैं हम तो एफ इंटू डेल्टा यस टी, सर। और यस यहाँ सर। एफ वेरिएबल है इसलिए एफ डी टी कर दिया, तो ये इम्पल्स आ गया, और इम्पल्स है हमारा चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब p2 - p1, लेकिन p1 0 है क्योंकि ये रेस्ट के मैंने क्वेश्चन में। सर इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के कैसे खोलूं? ये तो क्लास में पढ़ाया गया है, अभी रिवाइज करेंगे। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा, एफ बाई डी टी, और डी टी इधर ले गए तो ये डीपी का इंटीग्रेशन चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हो जाता है, डी टी इधर ले गए, ओके सर, आ गया। ये दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये इम्पल्स आ गया, और ये डीपी का पी यानी चेंज इन मोमेंटम p1 से p2, p2 - p1, और p1 0 है क्योंकि रेस्ट पे था पार्टिकल, तो इससे p2 आ गया, और p2 से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, यहाँ कर रहा हूँ, p² बाई 2m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही वर्क डन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया? किसी को डाउट है तो बताओ, अभी सबका आंसर आ गया 4.5 जूल। यस सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये ट्राई करो आप लोग, फिर हेल्प मिलेगी आपको, पहले आप ट्राई कर रहे हो, और आप सब कर सकते हो, सब पढ़ा है आपने, जो भी हमने क्लास में किया है उसी के बेसिस पे सब क्वेश्चन हो रहे हैं आईआईटी में आए हुए हैं, इसलिए बस हमें उन्हें ध्यान से अप्लाई करना है, जो भी हमने स्टडी किया है उन प्रिंसिपल्स को।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? सर डी ऑप्शन। हाँ, आंसर डी है। ओके सर। ये वाला आंसर है। पहले सब ट्राई कर लें फिर डिस्कस करता हूँ। सबका आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना क्वेश्चन? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ट्राई यस करें। सर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। आंसर आ गए आप लोगों के? या कोई हेल्प चाहिए किसी को?
स्टूडेंट्स, बेटा आंसर आ गए आप लोगों के? No, sir. नो सर। ओके, देखो इसमें लिखा है कि वो लूज वेट करेगा फैट बर्न करके एक पर्सन, और वो इतना मास उठाता है 1 मीटर तक 1000 टाइम्स। तो एक बार 1 मीटर ऊपर ले जाने में वर्क डन होगा mg/h। mg इसका वेट, वही फोर्स, उतनी फोर्स लगाएगा वो। तो mg/h वो वर्क करेगा एक बार में, तो 1000 टाइम्स में कितना वर्क करेगा, इंटू 1000 कर देंगे, वो टोटल वर्क डन आ गया। और वो वर्क डन के करस्पॉन्डिंग जब वो ऊपर ले जाता है तभी वो वर्क करता है, जो वो मास को नीचे लेके आता है वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इसमें ये लिखा है, तो उसको हमें काउंट नहीं करना है। कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन वेट इज लिफ्टेड अप, जब ऊपर ले जाता है तभी वर्क माना जाएगा, नीचे लाने में वर्क नहीं मान रहे हम। और जो फैट है वो इतने जूल ऑफ एनर्जी पर केजी सप्लाई करता है, तो अगर एम केजी मान लें, उसका एम केजी फैट बर्न हुआ, तो इतने जूल इंटू एम, वो टोटल फैट बर्न हुआ, उसने टोटल एम के जी करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी सप्लाई की, उस एनर्जी की एफिशिएंसी 20% गिवन है, यानी उसकी 20% एनर्जी ही यूज हो पाएगी इसमें। तो जो जितना उस फैट ने एनर्जी सप्लाई की, उसकी 20% एनर्जी इस वर्क में यूज हो पाएगी, यानी एनर्जी का 20% ही वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उस जो टोटल एनर्जी आई हमारी एम से, उसकी 20% ही एनर्जी आ रही है। तो इसको एम से मल्टीप्लाई करो, उसका 20% लो, उसे इस वर्क के इक्वल रखो, अब सॉल्व करो। आया समझ में? लिख कर बताऊं? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन। ये एम जी एच एक बार में आया, तो 1000 टाइम्स इंटू 1000 करेंगे, ये वर्क आ जाएगा। ये वर्क है, यही एनर्जी वर्क डन, मतलब इतनी एनर्जी उसने सप्लाई की, और वो एनर्जी किससे आएगी, ये एम डैश, तो वो मास है जो 10 kg मास है। अगर वो एम केजी फैट बर्न करता है 3.8 इंटू 10⁻7 जूल इंटू एम, तो एम के जी फैट के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी रिलीज हुई, जिसमें से टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें से हमें 20% ही एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है वो उसकी 20% एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब इतनी एनर्जी में से 20% मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसका 20% ले लेंगे और इसको इसके बराबर रख देंगे, जो वर्क है, इतना वर्क डन उस मैकेनिकल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग इतना वर्क डन हो रहा है, तो इससे ये एम जो फैट बर्न हुआ ये आ जाएगा। यस सर। आया समझ में? यस। हाँ, तो यस सर। देखें Yes, इसमें sir. कोई हमारा वर्क एनर्जी का ज्यादा बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, वर्क एनर्जी का तो एम जी एच ही यूज कर रहे हैं ये, बाकी सब हमारी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है भाई, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई लेंदी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है mgh, जो कि क्लास में सभी को आता है, आप सबको। अब ट्राई सर करो। यस, सर एमजीएच सर से जो मास 10 केजी लेना है। हाँ बोलो। सर एमजीएच में मास तो हमें निकालना है ना। mgh में ये 10 kg वेट को ऊपर ले आ रहे हैं, ये वाला मास लेंगे 10 kg, इसको लिफ्ट करना है, ये गिवन है, ये वाला निकालना है, नीचे वाला, ऊपर वाला गिवन है 10 kg। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई।
सर उसमें लिफ्टेड अप वाला वेट निकालना है। सर वो नहीं कैसे होगा? नहीं नहीं, लिफ्टेड अप वाला नहीं निकालना है। हाउ मच फैट विल ही यूज अप, उसने कहा है जब ऊपर लिफ्ट अप कर रहा है तो कितना फैट उसका यूज अप होगा वो निकालना है। ओके सर। और जो फैट है वो ये हमने एम के जी माना है यहाँ पर। और एम के जी करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी, इतने जूल पर के जी, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जिसमें से 20% ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस एनर्जी की 20% मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो हमारे वर्क डन के इक्वल होनी चाहिए। अब आ रहा है समझ में? यस। हाँ, आप ट्राई यस करते हैं। सर। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये समझनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं। फॉर्मूला देखो कितना आसान यूज हो रहा है, कैलकुलेशन देखो सिर्फ 2 स्टेप है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन नहीं करने हमें। ये क्वेश्चन सबको याद है, मुझे बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सर डन। क्लास में सबका डन। हो गया ये क्वेश्चन? सबको क्लियर है? यस। ओके, तो अब मैं इस पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये ट्राई करके बताओ मुझे। इसके ऑप्शन नहीं दिए, आपको खुद बताना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। सर यस, सर वो नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट नहीं दे रखी है। ये नीचे यहाँ पे इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ नहीं दे रखा है, ये कह रहे हैं हम। यस सर। हाँ, पर ये आप निकाल सकते हो इसी फिगर से, खुद ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई कर रहे हैं? हिंट तो नीचे है। सर ऑलमोस्ट 14 नहीं, सर 14 आया। 5 कितना? अप्रॉक्स 5। अप्रॉक्स 5। हाँ 5 राइट Yes. आंसर है। 5. Yes, sir. 5. 5 इज राइट आंसर। देखो सबका आंसर आ रहा है 5, अप्रोक्सीमेटली 5.06 आ रहा है वो। नो सर। पहले ये वाला ऑर्डिनेट जो होगा ये कितना होगा, यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ये Yes. यस सर। कितना होगा? It's -2. हाँ, तो ये Yes, 2 यूनिट आ रहा है, तो इसका एरिया माइनस में लेंगे, इसका एरिया प्लस में। तो एफ और टाइम, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? Work done. सम मोमेंटम। मोमेंटम देगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पे ये क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी या तो गिवन होती है, ये देखो रेस्ट पे गिवन है, यानी फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम गिवन है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यस सर। सर मैंने गलती से दोनों एरिया प्लस दोनों में ले प्लस ले लिया था। लिया, हाँ। p²/2m, इससे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। आंसर अराउंड 5.06, अप्रोक्सीमेट इतने जूल आ रहा है देखो। नीचे वाला पॉइंट 2 कैसा आया? नीचे वाला इनका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे। परपेंडिकुलर इस बड़े ट्राइंगल में ये 4 यूनिट और ये बेस है ये 3 यूनिट, और इसको मैं h मान लेता हूँ, ये साइड को। और ये जो बेस है यहाँ पे ये है 1.5 यूनिट। 4.5 माइनस 3 1.5, ये हो गया 2 और h आ गया 2। ऐसे 2 यूनिट आ गया। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं हो रहे सर। हम्म, सर सिमिलर प्रूव नहीं हो रहे ट्रायंगल ये वाले। सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ नहीं हो रहा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हो गए, सिमिलरिटी हो गई। अच्छा ओके सर। Sir. सबका हो गया ये? Done, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है हमें, और ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 17 में आया है ये।
जो क्वेश्चन नंबर 4 था सर, उसमें हम सर चेंज इन मोमेंटम को अगर हम इम्पल्स के इक्वल रखेंगे तो सर मास आ जाएगा और उससे हम निकाल लेंगे। मास से जाएगा, मास तो गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी सर। वेलोसिटी क्यों निकालेंगे, एफ टी से सीधे मोमेंटम ही आ गया ना, वो मोमेंटम p²/2m से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। सर p²/2m कौन सा फॉर्मूला है? ये तो हमने किया था भाई क्लास में, हम भूल जाते हैं। ½ mv² और इसको m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो ये mv का होल स्क्वायर हो गया। ओके सर। ये तो क्लास में किया हमने, यस सर, यस सर। भूलना नहीं है, सब रिवाइज करते रहना है, सब किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, अब चलो फर्स्ट पर। यस सर। सर ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन बी आंसर है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं इसे, सबका आ रहा है ये आंसर। यस सर, डन। ओके, मेथड बताएंगे मुझे कैसे करेंगे। सर इसमें पहले एफ को हम mdv/dt लिख लेंगे, और हाँ, उसके एफ बाद को हम मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन को लिख लेंगे dv/dt, और फोर्स ये गिवन है। इससे हम dv और dt दोनों वेरिएबल अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, उससे हमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी और फंक्शन ऑफ के, और उसमें टाइम हम लेंगे 0 से 10 सेकेंड, और जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी क्या लेंगे, इनिशियल क्या लेंगे, इनिशियल 10 लेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल हम v लेके इंटीग्रेट कर लेंगे, और v की वैल्यू हम इससे निकालेंगे 10 सेकेंड के बाद। काइनेटिक एनर्जी ये है, तो इस v नॉट गिवन हमें, v नॉट की टर्म्स में इस फॉर्मूले से हमें वेलोसिटी मिल रही है, फाइनल वेलोसिटी, जो कि इसकी हाफ आ रही होगी
वी नॉट बाई टू, उससे हम उस v के फॉर्मूले में रख के k फाइंड करेंगे। देखो सब लोग आंसर आ रहा है आप लोगों का? स्टूडेंट्स आप लोगों को आंसर आया या मैं हेल्प करूं अभी? बाकी लोग बताएं मुझे, सबका आ गया आंसर क्लास में? ऑलमोस्ट सबका, या डिफिकल्टी आ रही है, या ट्राई कर रहे हैं? बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो बता दीजिए आप। ये m इंटू ए को टीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये फोर्स के मैंने माइनस के इंटू वी स्क्वायर, तो इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डीवी अपॉन वी स्क्वायर, डी टी उधर ले जा रहा हूँ और एम भी इधर ले गया, तो ये माइनस के बाई एम इंटू डी टी। ये इंटीग्रेट किया, टाइम 0 से लेकर, पहले t ले रहा हूँ 0 टू t, और टाइम 0 पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और t टाइम पर मैंने मान लिया है v। ये दोनों इंटीग्रेट करेंगे, इससे वेलोसिटी v फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ k एंड t, और t ये गिवन है हमें 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हम इससे निकालेंगे, इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रखेंगे, उससे वेलोसिटी इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रखेंगे, तो वेलोसिटी वी नॉट बाई टू आ जाएगी, उससे जो वेलोसिटी है वी नॉट बाई टू, यानी फाइनल वेलोसिटी जो वी आएगी वी नॉट बाई टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें से जो वी निकालेंगे उसमें वी की जगह 5 रख देंगे, इससे वन वी बाई की वी नॉट स्क्वायर को हम किसके इक्वल पुट करेंगे? फिर से बोलो जरा, किस किस कहाँ पे बोल रहे हो? सर 1/8 वी नॉट स्क्वायर को हम किसके इक्वल करेंगे पुट? ये जो है ये वाला हाफ 1/8 एम वी सर स्क्वायर, इसको यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और वी नॉट बाई टू आ जाएगा। यस सर। और इंटीग्रेट करने के बाद जो v की वैल्यू आ रही है वो लिख देता हूँ मैं, आप लोग आंसर मैच करो इससे। ये v की वैल्यू आएगी जो कि हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 5, इसको 5 रख के k के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब पता है हमें। इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा। देखो ट्राई करो, फिर कोई डिफिकल्टी है फिर हेल्प मिलेगी। सर हमने वी जो हमने इंटीग्रेट किया सर उसको 5 के इक्वल क्यों रखा? वो v यहाँ से निकाला था हमने, 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर बराबर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये m से m कट गया, ये 2 से सर आंसर आ गया। ये कट गया, ये 4, तो v इक्वल टू वी नॉट बाई टू आ गया यहाँ से।
ये देखो आ रहा है। यस सर, ये तो आ गया था। तो वो V0 10 दिया है, तो इसलिए 10/2 5 हो गई। डन सर। सर हो गया। डन सर, हो गया सर। हाँ, मैं मान लूँ सबका हो गया ये। यस सर। यस सर। ओके। और आप लोगों का टेस्ट भी है अभी नेक्स्ट वीक। टेस्ट में आपके लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी दोनों चैप्टर रहेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन, जो कि कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इंटरनल एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन। इसमें हम कई कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आज जो कंसेप्ट ले रहा हूँ वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये समझने के लिए, अगर मैं एक थिन रॉड लेता हूँ जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये एक मेरी थिन रॉड है, ये सी इसका मिड पॉइंट है, लेंथ एल है, इसका मास एम है। लेंथ एल है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस पूरे रॉड का मास का किस पॉइंट पे वर्क कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका टोटल मास हम बीच में मिड पॉइंट पे वर्क करता है। यानी अगर इसको मैं एक पॉइंट मास से कन्वर्ट करूं फिजिक्स में, तो मैं इसे इसके सेंटर पे मास को रख दूंगा। उस पॉइंट को जहाँ पे टोटल मास वर्क करता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सर एक बार फिर से समझा दो। इस रॉड का जो मास है जिस पॉइंट पे वर्क करेगा उस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास होता है। टोटल मास जिस पॉइंट पे वर्क करेगा, या फिर ये कहें इस टोटल मास को अगर मैं एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं, ये तो इसकी लेंथ के टर्म्स में गिवन है शेप में, लेकिन अगर इसको मैं एक पॉइंट मान लूं यानी वेरी वेरी स्मॉल, तो ये टोटल मास किस पॉइंट पे वर्क करेगा उस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे इसका मास वर्क करता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर है इसका टोटल मास, उस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास है। तो जो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड के मिड पॉइंट पर होता है। अगर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। यानी अगर हम सेंटर पे यहाँ पे एक फिंगर रख दें बीच में और उसके अराउंड इसको बैलेंस करें रॉड को, तो ये बैलेंस हो जाएगी सी के अबाउट। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक स्मॉल पेंसिल लें तो उसे लगभग मिड पॉइंट के आसपास उसे बैलेंस करें तो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ वेट इक्वल होगा। तो वो जो पॉइंट है वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास वर्क कर रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं कोई डिस्क लेता हूँ,
ये डिस्क लेता हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, यानी सेंटर के अबाउट इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आता है, इसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, वेयर टोटल मास वर्क। मे बी एज्यूम टू assume to be concentrated। यानी टोटल मास को हम जिस पॉइंट पे मान सकते हैं कि टोटल मास यहाँ पर है, उस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास है, या जिस पॉइंट के अबाउट हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको हम किसी नेल के ऊपर रख दें या फिंगर, यहाँ पे फिंगर लगा लें, तो ये इस पी पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों का ये मास जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, और इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह अगर मैं रिंग लूं, तो रिंग में थोड़ा हमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास हम सेंटर पे एज्यूम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो सेंटर पे कोई मास ही नहीं है, ये रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करें, तो हम इसकी जो पोजीशन बताएंगे रिंग की, रिंग कहाँ पर है, वो वहीं पर होगी जहाँ इसका सेंटर है। तो ये इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास कैसे आता है, वो अभी हम थोड़ी देर में फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये तो ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसकी शेप हमें मालूम है। अब अगर देखें कुछ पॉइंट मासेस रखे हुए हैं स्पेस में, तो मैं शुरू में 2 डायमेंशनल सिस्टम ले रहा हूँ, और इस सिस्टम में हमारे पास 2 पॉइंट मास रखे हैं। ए पॉइंट पर एक पॉइंट मास रखा है M1, और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मास रखा है M2, और बीच में कुछ नहीं है, ये एयर है, यहाँ पर नथिंग इज एयर, एयर है। और M1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और मान लें M2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका मतलब है M1 प्लस M2 मिलाकर किस पॉइंट पर हम एज्यूम करें, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा, और वो पॉइंट इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आता है। और वो सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देख रहे हैं हम। उस फॉर्मूले का जो जहां भी होगा वो सेंटर ऑफ मास, ये C मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हुए, ये एक्स बार वाई बार ऐसे डिनोट करते हैं हम इसे, ये बार कहते हैं ऊपर। तो एक्स बार यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम ऐसे निकालते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। इससे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है। एक्स की जगह वाई रख दें तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये हमने 2 पॉइंट मास लिए, इसलिए M1 x1 प्लस M2 x2 है। अगर n पॉइंट मास लें तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2, ऐसे ऐड करते जाएंगे, Mn xn। ये फॉर्मूले हमें सब याद रखने हैं, इनके प्रूफ हमारी बुक में गिवन है, हम उसमें से स्टडी करेंगे इसको। M1 प्लस M2 प्लस M3, इस सब ऐड करते जा रहे हैं, प्लस Mn। तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 Mn xn अपॉन टोटल मास।
और ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो आप क्लास 10th में एवरेज निकालते थे उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई करके फॉर्मूला था। यहाँ पर आ रहा है सिग्मा एम आई एक्स आई। आई की वैल्यू 1 से n तक रखनी है हमें, 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है। सिग्मा मतलब उन सबका सम करना है अपॉन सिग्मा एम आई। और इसका हमने एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखा था एक, क्लास 10th में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी थी, तो उसकी हेल्प से हम याद रखेंगे, यहाँ एफ की जगह मास रख देंगे, तो हमारा सेंटर मास आ जाएगा। यानी ये तो 2 पॉइंट मास है, 2 से ज्यादा कितने भी पॉइंट मास से रखे हो, पॉइंट मास मतलब जिनकी शेप नेग्लिजिबल है, तो ऐसे सिस्टम में कोई भी कितने भी मास रखे हो उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया, जनरल फॉर्मूला। अब अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स की जगह वाई रख देंगे। और इसी तरह अगर 3 डायमेंशनल है, जेड कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स की जगह जेड रख देंगे, तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहां तक आपको ये सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है जो ही क्लास 10th के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि टोटल मास वर्क कर रहा है, यानी टोटल मास वहां उस पॉइंट पर एज्यूम कर सकते हैं। या फिर हम ये कहें, इस बॉडी को अगर हम पॉइंट मास में कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे ये बॉडी यहाँ पर है, जहां उसका सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पे उस बॉडी को मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बॉडी ए से लेके बी तक हर जगह है, लेकिन अगर हमें कोई एक पॉइंट बताना हो स्पेस में कि ये बॉडी कहाँ है, तो वो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये समझ में आया आपको? एक बार देखो। यस सर। हाँ, बहुत आसान है, क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। खाली ये फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा, जो कि आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि ये आपने मैथ्स में भी यूज किया है, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, शायद इंटरनल डिवीजन में भी आपने यूज किया है इसे, और इसे एवरेज फाइंड करने में भी यूज किया है, सिमिलर फॉर्मूला। तो अब इसी की हेल्प से मैं और फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम आई एक्स आई था, उसकी जगह एम आई वाई आई आ गया खाली, और नीचे सिग्मा एम आई रहेगा। और इसको डायमेंशनली भी चेक कर लेंगे, मास मास कैंसिल हो गए, वाई बचा, तो डायमेंशनली भी कभी हमें डाउट हो तो डायमेंशन से भी चेक कर लेंगे। इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम एक्स वाई जेड, इससे हमें ये फॉर्मूला आ रहा है। अब इसकी जगह अगर हम पोजीशन वेक्टर यूज करें, तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये वेक्टर्स में रख दिया हमने, m2 r2, ये r1 r2 rn पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे मास रखे हुए हैं, यानी आई जे के में ये पोजीशन वेक्टर्स है। और इसलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये वेक्टर में लिया है हमने यहाँ, तो हमारा यहाँ आंसर भी वेक्टर में आएगा आई जे के में। सर इस पोजीशन वेक्टर वाला बता दो एक बार। पोजीशन वेक्टर का मतलब वो जो पॉइंट जहाँ भी है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दें अगर हम, ये m1 है सपोज, तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये r1 पोजीशन वेक्टर कहलाता है, यानी ओपी वेक्टर।
तो ये ओपी वेक्टर जो है ओरिजिन से पी तक ज्वाइन कर दें, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए ऐसा ले रहा हूँ। तो हमें ये ओपी वेक्टर जो भी R1 है वो ऐसे सबके पोजीशन वेक्टर के में होंगे। तो यहाँ पे हम सबके पोजीशन वेक्टर रख देंगे, तो हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब अगर हम ये जो हमने पोजीशन वेक्टर निकाले हैं इनको डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे सभी टर्म्स को, तो ये V1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये V2 में, ये Vn में। तो ये ऐसा बन जाएगा M1 V1 वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर Vn वेक्टर। सर आप बता दो एक बार हमने डिफरेंशिएट कैसे किया RHS वाली साइड। डी बाई डी टी ऑफ दिस, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ R1 करेंगे, डी R1 बाई डी टी, तो वेलोसिटी आ गई। हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट M1 M2 मास, ये तो बाहर आ जाएंगे। डी बाई डी टी ऑफ R1, ये वेलोसिटी V1 होगी। अच्छा ओके सर। ऐसे V2 ये R2 बाई डी टी, मास तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और इसका डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी आएगा, तो हमने ये वेलोसिटी रख दी यहाँ पर। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। और अब अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यानी अब इन सब वेलोसिटी वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट कर दें, नीचे ये तो कॉमन आ जाएगा सब में, तो ये dv बाई डी टी यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये भी A2an, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ मास का इसलिए बहुत अच्छा है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले देख रहे हैं एक जैसे ही हैं सब। तो अगर हम यहाँ सबके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन लेंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी लेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी, पोजीशन वेक्टर लिया यहाँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और एक्स वाई जेड लेंगे तो यहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सारे फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सिग्मा एम आई ए आई और सिग्मा एम आई, और इसी तरह वेलोसिटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एम आई वी आई अपॉन सिग्मा एम आई। तो इससे हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड ही इसमें क्वेश्चन होते हैं, और इनके हेल्प से आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं और पॉइंट मास सिस्टम। और जब कंटिन्यूअस सॉलिड बॉडी होगी तो उसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक ये फॉर्मूले समझ में आए हमें? यस सर। यस सर। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं।
मान लें ये 2 kg मास है और इसके कोऑर्डिनेट 2,0 है ए पॉइंट के, और दूसरा मास ये भी एक्स एक्सिस पे रखा है, ये 6 kg मास है। पहले मैं इसको भी 2 kg मास ही ले रहा हूँ, फिर देखते हैं। और मान लें ये 8,0 पे रखा है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब क्योंकि ये दोनों मास इक्वल हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मतलब है इसको हमने एक ऐसी स्टिक से ज्वाइन कर दिया जो मास लेस है। अगर इसको मास लेस रॉड से ज्वाइन कर दें तो 2 kg और 2 kg मिला के हुए 4 kg, और क्योंकि ये इक्वल है तो वो इसके ठीक मिड पॉइंट पे टोटल मास वर्क करेगा, क्योंकि ये इक्वल है। अगर ये अनइक्वल मास होते तो सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो अगर यहाँ पे मास दोनों में से जो भी मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में से उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पहले इसके लिए हम कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं सेंटर ऑफ मास के। तो एक्स कोऑर्डिनेट m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मास है 2 kg, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 यूनिट, प्लस मास है 2 kg और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 8 यूनिट, और नीचे 2 + 2 4। यहाँ पे देखें जरा, ये 4 + 16 अपॉन 4, 5 यूनिट। और अगर y कोऑर्डिनेट निकाल के देखें, m1 y1 तो 2 इंटू y1 कितना, 2 रख दो, 0। 0 0। हाँ, और यहाँ भी 0 रख दो। यस कितना सर। अच्छा है ये, सर 0 नीचे 0। तो दोनों 0 मतलब 0 अपॉन समथिंग इज 0। यस सर। तो x बार y बार यानी ये जो है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, वो मेरे पास आ गए 5,0। अब जरा ए बी को अगर ज्वाइन करके देखें, ए से लेके बी तक मासलेस रॉड से, तो ये 8 और 2। सर जैसे कि यहाँ पे तो दोनों मास इक्वल हैं, पर सर जैसे कि एक 2 kg वाले और एक है 4 kg, सर तो सेंटर ऑफ मास वही होता है कि जहाँ पे हमारी पूरी रॉड बैलेंस रहे। बैलेंस तो मैंने समझाने के लिए कहा था, सेंटर ऑफ मास इससे निकालना है हमें, m1 x1 प्लस m2 h2। ऐसा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। सर तो फिर बैलेंसिंग से फर्क नहीं पड़ता, मतलब है कि बैलेंस कर वो ले नहीं कर वो सेंटर ऑफ बैलेंस मास। भी करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस भी करेगा, वो भी होता है। लेकिन हम निकालेंगे इससे, हम चेक कैसे करेंगे बैलेंस या नॉन बैलेंस, तो वो हम इससे देखें। पहले यहाँ देखते हैं, ये 2 और 2 इक्वल है, और ये टोटल कितना है, 2 और 8 यानी 6 यूनिट्स। इसकी लेंथ है हमारी 6 यूनिट। तो क्योंकि मास इक्वल थे, तो जो मिड पॉइंट है वो कहाँ होगा, यहाँ से 3 यूनिट पर। तो यहाँ से 3 यूनिट यानी इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5,0, जो कि हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, तो जो हमें पहले से ही मालूम है। तो इसे याद रखना है, जब भी मास इक्वल होंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मिड पॉइंट पर। जब मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर आएगा। फिर से बताते एक बार ये। ये फिर से देखते हैं, ये 2 यूनिट, ये 8 यूनिट, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 यूनिट। अगर ये दोनों के मास इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा।
अगर अनइक्वल मास है तो जो हैवी होगा उसकी तरफ ये शिफ्ट होता जाएगा। मान लो बी का मास ज्यादा है तो जैसे जैसे बी का मास बढ़ाते जाएंगे ये सी से बी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और वो एक्चुअल में कहाँ पर होगा वो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी से फाइंड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों मैंने इक्वल लिए थे समझाने के लिए, तो ये सेंटर ऑफ मास ये 6 का हाफ 3 पे आना चाहिए था। तो ए से 3 डिस्टेंस, तो ऑरिजिन से कितना हो गया 5 यूनिट। तो सी के कोऑर्डिनेट। और एक और बात पता चली हमें, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास है। तो जब भी दो पॉइंट मास होंगे तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट मासेस होगा। जब भी 2 पॉइंट मास होंगे उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही मालूम था कि वो 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इसके मिड पे आ रहा है। ऐसे अभी मैं और एग्जांपल लेता हूँ। ये समझ में आया सबको? यस सर। सर ये 2 kg और ये 8 kg है मान लो। तो फिर से मैं 2 0 ले रहा हूँ और सेम इसको 8 0 पे ले रहा हूँ। अब मैंने ये 2 kg और ये 4 टाइम्स, इससे याद आया है सेंटर ऑफ मास अगर ये इक्वल होते तो इनके बीच में होता। लेकिन अब ये हैवी है तो मुझे ये पहले से ही मालूम है मिड पॉइंट से इधर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये मुझे पहले से ही मालूम है। और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं सेम फॉर्मूले से फाइंड करूंगा जो मेरे पास एक फॉर्मूला है। ये कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा 6.8 और वाई कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 रहेगा क्योंकि y1 y2 दोनों 0 है। तो ये 6.8 यानी अगर यहाँ से डिस्टेंस देखें ए पॉइंट से तो ये हो गया 4.8 डिस्टेंस, जो कि 3 इसका हाफ था 3 से ज्यादा है, यानी इधर कहीं मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया। तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपने किसी गाड़ी में बस में भी आपने देखा होगा, अगर एक तरफ ज्यादा लोग हैं तो बस उस तरफ टिल्ट होने लगती है, उस तरफ झुक जाती है जिधर ज्यादा मास है। और किसी भी व्हीकल में भी हम ये देखेंगे जहां पे ज्यादा मास होगा तो वो उधर से टिल्ट होने लगती है क्योंकि पूरा मास हैवी मास की तरफ वर्क करने लगता है। तो इसमें भी हमें याद रखना है सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 kg और ये 8 kg और इनके बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट है।
इसको मैं x1 ले रहा हूँ और ये मास m2 और ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है इसको मैं m2 से x2 ले रहा हूँ। तो एक और रूल होता है, ये जो हमने देखा था ये c के वॉट बैलेंस करना चाहिए, उसी से रूल आता है इसका टॉर्क, आगे हम पढ़ेंगे। उससे ये रूल बन जाता है, यानी m1x1 मास इंटू डिस्टेंस, और यहाँ भी मास इंटू डिस्टेंस। m1x1 और m2x2 ऐसे होते हैं हमेशा, अगर खाली दो पॉइंट मास है तो वो बैलेंस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें ये शॉर्टकट मेथड भी है, बिना इस फॉर्मूले के हम डायरेक्ट बता सकते हैं। x1 बाई x2 क्या हो गया, m2 बाई m1, और m2 है हमारा 8 यूनिट और m1 है हमारा 2 यूनिट, यानी ये 4:1। तो x1:x2 यहाँ से 4:1 इस रेशियो में आ रहा है, यानी x1 जितना भी होगा x2 का 4 टाइम्स होगा ये x1। तो हमें 6 यूनिट इसके बीच का डिफरेंस के डिस्टेंस, इसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर दे तो हमें x1 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए x1 4:1 में डिवाइड करना है हमें 6 को। 4:1 मतलब 4 अपॉन, इन दोनों का सम कर देते हैं, ये रेशियो को यूज करने का मेथड है, इंटू 6। ये है 24/5 जो कि है 4.8, जो कि सेम आ रहा है। यहाँ भी ये डिस्टेंस 6.8 में से ये 2 माइनस कर दें यहाँ से, तो ये 4.8 डिस्टेंस है यहाँ भी। और यहाँ भी हमारा डिस्टेंस 4.8 आ गया। x2 को हम या तो 6 में से इसको माइनस कर दें तो भी आ जाएगा, और इस रेशो से भी आ जाएगा 1/4 + 1, ये वाली रेशो अपॉन इन दोनों का सम, ये मेथड है, इंटू 6। और बाद में x1 + x2 6 होना चाहिए, हम चेक भी कर सकते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन भी चेक हो जा रही है। लेकिन ये कब लगेगा, जब खाली दो पॉइंट मास हो। तो हमेशा दो पॉइंट मास के लिए याद रखना है m1x1 बराबर m2x2। अब ऐसा ये क्वेश्चन, जब इन दोनों का मास इक्वल होगा तभी लगेगा ये फॉर्मूला। ये मास इक्वल है इसमें, बताओ पहले मुझे। सॉरी सर, ओके सर। हाँ, गलत क्वेश्चन पूछा है हमने। इतनी देर यही डिस्कस किया कि x1 x2 m2 m1 के रेशियो में होगा, तो वो मास इक्वल हो अनइक्वल हो सब में लगेगा, खाली दो पॉइंट मास होने चाहिए, 2 पॉइंट मास होने चाहिए खाली। यानी 2 मास सिस्टम होना चाहिए। जब भी खाली दो मासेस होंगे पॉइंट मास, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1x1 बराबर m2x2। तो इससे हम क्वेश्चन फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? यस सर। अब मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे। मान लो ये 2 kg और ये 6 kg है, और ए भी मेरा 8 यूनिट है। तो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। पहले तो ये बताएं, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से राइट में होगा लेफ्ट में होगा? राइट। राइट। राइट में, हाँ। जिधर मास राइट। ज्यादा है सेंटर ऑफ मास हमेशा मिड पॉइंट से उधर शिफ्ट हो जाता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो सेंटर पे रहेगा, और अनइक्वल है तो हैवी की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
तो पहले आप ट्राई कर रहे हो, फिर मैं हेल्प करूंगा। 6 यूनिट फॉर्म। सर मान लें हमारा Done, sir. सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो ये x1 और ये x2। तो x1:x2 का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 6:2, 3:1। इसलिए x1 आएगा 3 अपॉन इनका सम 4 इंटू 8 यूनिट, यानी 6 यूनिट। और x2 मेरा 8 में से 6 माइनस करके 2 आ गया डायरेक्ट। तो x1 मेरा 6 यूनिट। सबका ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर अगले टाइप पे चलूंगा। सर इसमें AB8 कैसे आया? गिवन है भाई, वो निकालने के लिए कहा है मैंने आपको, क्या ए बी निकालने के लिए? सर ये AB8 गिवन होता है कि क्वेश्चन में? ए बी गिवन होता है, अगर गिवन नहीं हो तो मैं भी नहीं निकाल सकता उसे, क्वेश्चन थोड़ी बना सकता हूँ मैं एग्जाम में, है ना? यस सर। क्वेश्चन तो दिया होना चाहिए ना, या मुझे बोला जाए क्वेश्चन बना दो, तो फिर क्वेश्चन तो सब अलग अलग अपने हिसाब से बना देंगे। ओके सर। ओके, तो ठीक है। डाउट किसका आ रहा है ये? किसका डाउट था ये, 8 गिवन है या नहीं? देख रहे हैं हमारा मन है, हमारे मन में कैसे कैसे डाउट आता है। मतलब कभी कभी तो हम अपने आप को दुखी करना ही चाहते हैं, चाहते हैं कि हम परेशान हो जाएं, खुद हम ऐसा चाहते हैं। ये स्क्रीन परेशान कर रहा है मुझे। भाई छोटा रहा तू। अब गिवन भी लिख देता हूँ, नहीं तो बोल देंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। ए भी 10 यूनिट है। सेंटर ऑफ मास Yes, sir. सर डन। इसके पास होगा, 12 के पास होगा। सबका हो गया क्लास में? यस सर। ये 10 यूनिट कहाँ से आया? ये 10 यूनिट कहाँ से आया भाई, बताओ। गिवन सर, गिवन। गिवन है, हम तो मानते नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ये कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। गिवन है सर। हाँ, पर हम इतने शैतान हैं, कितने शैतान हैं, बहुत शैतान है। x1 क्या लिख दूं, 4/3 या 4/5? 4/5। इंटू 10 कर दूं या 20 कर दूं? 10। x1 ये 18 है क्या? Yes, sir. यस। और x2 हमारा 2 यूनिट।
ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ए बी 4 यूनिट है और ये बी सी 3 यूनिट है। ये रेक्टेंगल है, गिवन है ये भाई, गिवन है। कहाँ से आया? दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 kg मास लिया, ये कुछ नहीं है, इसको हटा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे ये पॉइंट लगा दिया आपने। ये 2 kg, ये 4 kg, ये 6 kg और ये है 8 kg। ए बी सी डी पे ये 4 मासेस रखे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, सबके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x1 m2 x2। ट्राई करके मुझे बताओ। डन सर। वेरी गुड, वेरी फास्ट। सर डन। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गए आपके। यस पहले तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताएंगे सबके, ए बी सी डी के। ए का क्या लिख दूं? 0 0। Yes. और बी का 40 4-0। 0। यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3-0। 3 फिर से बोलो अब। 0 3 0 तो अभी 3-0 कह रहे थे कुछ लोग, वो चाहते मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए, है ना? मेरा क्वेश्चन गलत कराने के लिए बोल रहे हैं ना आप लोग, समझ रहा हूँ मैं। नहीं, गलती से हो गया था। गलती से हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जोर से बोलो। 2.1 2.1। सबका ये आंसर आ रहा है? यस सर। Yes. यस सर। ये 2.1 आ रहा है सबका? देखो, हम सर इस आंसर को इसमें चेक भी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट कैसे? वाई एक्सिस के अलोंग 2 और 8 है, ये मिलाकर होगा 10। ये वाई एक्सिस पर ही है तो एक्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये भी 10 है, 6 और 4। तो एक्स एक्सिस के लिए तो ये वाई एक्सिस पर है, यानी एक्स के लिए तो ये यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसलिए 10 और 10 तो मिड पॉइंट पर आ गया 2, एक्स बराबर 2। समझ में आ रहा है आपको? यस और अब देखते हैं एक्स एक्सिस पर जो है उसका वाई एक्सिस पे फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस पे ये मिलाकर है 6 और ये मिलाकर है 14 वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए यहाँ कहीं है 14 और यहाँ कहीं है 6 वाई एक्सिस के लिए। तो इसका मतलब 6 और 14, 14 हैवी है तो बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 1.5। तो 14 के पास यानी 1.5 से दूर आना चाहिए, तो इसलिए 1.5 से ज्यादा आया वाई कोऑर्डिनेट। आ रहा है समझ में आपको? सर सर हाँ, एक तो बार ऐसे कर दो सर, मेरा ऐसे आंसर नहीं आया। ऐसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे। कुछ बोल रहे हैं? सर एक बार क्वेश्चन ही कर दो सर, आंसर आया नहीं मेरा। आंसर नहीं आया किसका? सर रजत। रजत? रजत यस सर।
हाँ चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर देखते हैं, ये लोग मेरी हेल्प भी करेंगे। तो एक्स है m1 x1, एम यहाँ 2 से शुरू करो, m1 x1, x1 इज 0, m2 मैं ऐसे जा रहा हूँ a b c d, तो 4 kg। रजत बताओ x क्या रखूं? सर 4। 4। और यहाँ पे है 6 kg, x क्या रखूं? 4 या 3 4 सर 4। है? 4 सर 4। जोर से बोलो। सर 4। 4, हाँ सही है ना? ये गलत हो तो बता देंगे मुझे। तुमने भी ऐसे ही रखा था? चेक करो अपने आंसर में कहाँ मिस्टेक थी। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 16 और ये 24, और ये है 20 यूनिट, और ये 40 यूनिट, और ये है 20 यूनिट, और ये है 2। सर हो गया सर। अब सर पहले सर गलती हुई थी सर, आ गई समझ में। हाँ तो ऐसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ओके सर। अब जो है आपका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ओरिजिन है, ए बी और ये सी, और ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। साइड है गिवन है भाई, निकालनी नहीं है, साइड गिवन है ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में अगर ए बी सी पे मार्क्स रखे हो तो हमें खाली इनके कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, फिर तो हम इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। इसलिए आप मुझे खाली कोऑर्डिनेट बता दो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो जल्दी जल्दी ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एकदम छोटा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। हो गया सबका? आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक में मैं हेल्प कर देता हूँ, ए का तो मुझे पता चल रहा है 0 0, सही है। यस सर। यस सर। बी का बताओ क्या लिखूं? 1,0 1,0, और सी का कौन बताएगा मुझे? सर a/2 ए स्क्वायर बाय हम्म, a/2 and √3 2 by ऐसा कह रहे हैं yes हम? sir. यस ए Yes, sir. रूट हाँ क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होता है, देखो ये ए है तो एक ही बार में जाएगा, ये ए कॉस 60 और वाई वाला है ए साइन 60, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है सी के लिए ए कॉस 60, और या इसका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, और वाई वाला है ए साइन 60। तो हमें वो पाइथागोरस की लगानी पड़ेगी जो हम लगा रहे थे अभी, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर बाई 4 करके रूट निकाल रहे थे, है ना? वो भी सही है। ए कॉस 60 ए साइन 60, आसान है, समझ में आया आप लोगों को? Yes. यस सर। हाँ तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है?
ओके सर। हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय।